हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए, वेक्टर के बारे में आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में पढ़कर भी आए हैं 10th में, और मैथ्स में भी आप लोगों ने थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ा है। बट देखिए, सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वेक्टर अलजेब्रा में जो आप क्वांटिटीज यूज करेंगे वो किस टाइप की होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो एक है कोई स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की आप लोगों को नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आप लोगों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको चाहिए होता है, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया मास। मान लीजिए आप लोगों को 2 किलो टमाटर लेने हैं, ठीक है? तो 2 किलो अगर आप लोगों को टमाटर लेना, उसके लिए डायरेक्शन की क्या जरूरत है? इस डायरेक्शन में 2 किलो टमाटर नहीं ना। ऐसे टाइम बताना है आप लोगों को। मान लीजिए 12 बजे हैं या 1 बजा है, तो उसमें आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। या आप 12 बजे बताते हैं ईस्ट में है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जिन चीजों में ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो वो स्केलर क्वांटिटी, और बाकी जिनमें दोनों की नीड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए, इसी तरह स्पीड स्पीड में हम बताते हैं इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर हमने ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में, देन इट इज स्केलर क्वांटिटी। बट अगर हमने कहा कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लड़का चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमने बोला इस तरीके से, तो हमने डायरेक्शन को शो किया, दैट इज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट दिस इज द वेलोसिटी, है ना। तो इसीलिए जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, हमने लिखा होगा ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आप डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। हमने टेम्परेचर लिखा। टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, फोर्स है। अगर आप लोगों को हमने कहा इस चीज को आप लोग इतना इधर खिसका दीजिए, तो यानी हम बताएंगे ना बेटा ईस्ट में कर दो इसको, ठीक है। अगर आप लोग फोर्स लगा रहे हो और उसको ईस्ट में करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स के लिए आप लोगों को डायरेक्शन की नीड होती है, इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट है। मान लो आप लोगों को हमारे घर से अपने घर तक जाना है, तो आप लोगों के पास एक पोजीशन है यहां से यहां तक, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आपको डायरेक्शन पता है कि आपको इससे इस तरफ जाना है, ओके। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें डायरेक्शन की आप लोगों को नीड होती है। जब दोनों चीजें चाहिए हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी, और जब केवल मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। इन एग्जांपल में आप लोगों को क्या दिया? आप लोगों को ये बताना है इनमें से कौन सा स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। आप बताइए। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का मतलब टाइम। आप बताइए क्या टाइम के लिए आप लोगों को डायरेक्शन की नीड है? नहीं है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली है वो क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब जरा सेकेंड देखिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 3 लेंथ। 3 लेंथ का मतलब वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो यानी कि वॉल्यूम है। क्या वॉल्यूम के लिए आप लोगों को डायरेक्शन की नीड होगी? नहीं ना। किसी भी चीज का वॉल्यूम बताने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है, दैट इज दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। बट देखिए थर्ड क्या है आप लोगों का? थर्ड है 10 न्यूटन। न्यूटन का मतलब फोर्स, है ना। फोर्स की यूनिट होती है ना न्यूटन, आप लोग फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे। तो 10 न्यूटन यानी कि फोर्स है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत होगी, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्थ लेंगे हम क्या? फोर्थ में हमें कहा गया 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर में एक बार बताइए क्या हमें डायरेक्शन दी गई? नहीं ना, दैट इज इट इज द स्पीड। ये स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो इसका मतलब क्या होगी? ये स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब जरा देखिए इसी तरह से, यानी कि फोर्थ को वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के नीचे ले लेते हैं। बट देखिए ये क्या है? 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी स्पीड दी गई है बट डायरेक्शन दी, इसलिए दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी।
और अगर ये वेलोसिटी है तो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जरा फिफ्थ देखे, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, मास बटे वॉल्यूम, यानी क्या हुआ, डेंसिटी, है ना। और डेंसिटी के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। इसका मतलब जो आपकी फिफ्थ वाली है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम आप लोगों को कर देखिए। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज डन बाय यूजिंग एरो whose tail is the initial point of the vector and whose head is the terminal point of the vector। यानी किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए हम एरो बनाते हैं। एरो का जो आप लोगों का इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर आप फिनिश करते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसीलिए हम टर्मिनल पॉइंट पर हेड बना देते हैं एरो का। तो एरो का जो आप लोगों का टेल होता है वो क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, और हेड क्या कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट, यानी यहां से यहां तक। तो ये वेक्टर है ए बी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए जैसे ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर। और अगर आप इसे वैसे किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो इसे ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर क्या हुआ, ए बी वेक्टर, यानी ए से बी तक। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। और ये जो एरो आता है ये कहाँ आता है, टर्मिनल पॉइंट पर। मतलब जैसे आप लोग ए बी लिख रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट पर हेड टेल और बी पर हेड, ऐसे दिखाते हैं। तो और याद रखिएगा ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए हमने लिख कर दिखाया, लेकिन इसके जो बीच की डिस्टेंस है, यानी इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, आप लोगों की मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो आप लोगों ने ये एक एरो लिया है, ये आपका वेक्टर है ए बी, तो हम इसे ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं। और अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें ए वेक्टर से तो ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये किसे शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, यानी वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पर है। ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। लिखने का तरीका, वेक्टर को ए बी वेक्टर, उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। हेड यहाँ क्या किया, एरो लगा दिया, जिससे आप लोगों का वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये जो आप लोगों का पार्ट है ये यहां से लेकर यहां तक का, चलिए वेक्टर को यहां लिख देती हूँ, जो आप लोगों का यहां से लेके यहां तक का पार्ट है वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हमने इसे लिख दिया, ए वेक्टर का क्या है ये, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी बोल सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ किससे रिप्रेजेंट होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। तो यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ वेक्टर। और लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे नापते हैं, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या, अगर आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है ऐसे, और ए बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल है इसलिए ऐसे, और बाद में क्या करता है यहाँ से वेक्टर को हटा देते हैं। तो ये इस तरह से मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने इसका क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। अभी बताते हैं वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। तो देखिए क्या, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी और ए। यही बताया आप लोगों को कि जो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, जो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है वो आप लोगों को क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ये आ गया आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन। ए बी का मैग्नीट्यूड, इसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर हटाकर उसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बी लिख देते हैं, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सी लिख देते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, चलिए एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्पेस है, इस स्पेस में ये कोई पॉइंट है, तो किसी पॉइंट को कहाँ से नापेंगे, हम क्या करते हैं, ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को या उसका रिप्रेजेंटेशन हम किसके रेस्पेक्ट में देते हैं, हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, पी एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड स्पेस में, हमने किसके रेस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। तो हमने क्या किया, पी को ओ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हमने डिस्टेंस कितनी ले ली, आर वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, आर वेक्टर के। ओके, तो क्या लिखा, कंसिडर ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द स्पेस विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन
हियर ओपी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, आर वेक्टर की। ये क्या कहलाता है, पी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी ओ के रेस्पेक्ट में ये पी का क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो हमें किसी का भी पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर। अब बताइए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट लिया एक्स वाई जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट, जेड डायरेक्शन में जेड। आप लोगों को पता है एक्स को आप कहीं से इंडिकेट करते हैं, एक्स का कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन क्या होती है, आई वेक्टर की डायरेक्शन, ये जे वेक्टर की डायरेक्शन और ये के वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्स है तो एक्स आई लिखा, वाई डायरेक्शन में वाई है तो वाई जे लिखा, जेड डायरेक्शन में के है तो हमने जेड के लिखा। तो ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे दे दिए 2 3 4, ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आप ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ओपी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा, मैं आई जे के रिप्रेजेंट करिए 2i प्लस 3j प्लस 4 के, अगर कोई नेगेटिव होगा जैसे -4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का -4 के, और ओरिजिन के क्या है 0 0, तो 0i 0j 0 के। तो फिर कौन से आ जाते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, सेम वही आ जाते हैं जो हमारे पी के हैं, और आई जे के से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह यहाँ क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी बताया, ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से हमने वेक्टर हटा दिया, और आर की वैल्यू क्या होगी, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट एक्स, उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई, वाई का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट जेड, जेड का स्क्वायर। तो आर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए जैसे तुम लोगों ने ओपी वेक्टर को निकाला, अगर मुझे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो हम क्या लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना होगा 4 + 9 + 16, ठीक है, ये कितना हो गया √29। ओके, तो इस तरीके से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से शो करते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। और किसी वेक्टर को हमने आप लोगों को पोजीशन वेक्टर भी बनाना सिखा दी। ओके, चलिए आगे करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस को समझने से पहले आप लोगों को डायरेक्शन एंगल समझना होगा। कंसीडर द वेक्टर ओपी विच मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए हमने क्या किया, ओपी एक वेक्टर लिया जो भी रिप्रेजेंट किया था, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ओरिजिन के 0 0 0 है। तो मान लीजिए ये जो ओपी वेक्टर है ये आप लोगों के एक्स के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ में बीटा, और जेड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, गामा। तो ये जो वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है ये क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्शन एंगल्स। और अगर आप इन डायरेक्शन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू फाइंड कर लें, द कोसाइन वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डिसीज, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिसीज। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं द कोसाइन वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि अगर जो एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में बना रहा है, आपको उस सीरीज से लेना है, पहले एक्स वाला फिर वाई फिर जेड, उनका अगर आप कॉज लेने, जो एंगल था, कितना एंगल था एक्स के साथ अल्फा, कॉज अल्फा कर लिया, वाई के साथ बीटा तो उसका कॉज लगाया तो कॉज बीटा, और जेड के साथ था गामा तो उसका क्या लगा दिया, कॉज लगाया तो कॉज गामा। यानी कि कोसाइन वैल्यू ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, किसके, ओपी के। तो यानी कि हम इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली एल से। तो यानी एल माने कॉज अल्फा, एम माने कॉज बीटा और एन माने कॉज गामा। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो एक के निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी सब पर ड्रॉ करके सेम उसी तरह से निकल जाएगा। देखिए जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कटा तो कितना होगा एक्स, और इसकी लेंथ हम कितनी मान लेते हैं, आर। हमने इसकी लेंथ कितनी मान ली, ओपी वेक्टर की हमने मान ली ओपी वेक्टर की लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, आर। तो हमने ये आर मान लिया। वैसे अगर आप लोगों को ओपी वेक्टर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, क्या भी बताया था। और अगर हमें ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना हो तो वो किसके इक्वल है, आर के। तो किसका मैग्नीट्यूड है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मैग्नीट्यूड, जो भी बताया था आप लोगों को किसके इक्वल होता है,
एक्स स्क्वायर यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो अब देखिए जरा, अब हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकाल कर बताते हैं। मान लीजिए मुझे कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, पी के। तो कैसे निकाले, देखिए ये एंगल बन रहा है क्या, कॉज एल्फा। तो यानी कि अगर हम कॉज एल्फा ले लें तो कॉज एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू मान लेते हैं इसको। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू कितना है आप लोगों का, 90 डिग्री। अगर मुझे कॉज एल्फा निकालना तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर हो गया। और क्योंकि कॉज एल्फा किसके इक्वल है, एल के, तो एल इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन आर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एल आर। सिमिलरली लिख सकते हैं कॉस बीटा क्या होगा फिर, वाई अपॉन आर, 3D है तो डायरेक्ट कर दीजिए। कॉस बीटा को आप लोग क्या बोलते हैं, एम। तो यानी कि m इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो यहाँ से y कितना आ गया, एम आर। इसी तरह कॉस गामा जेड कोऑर्डिनेट होगा ना, तो जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो जेड अपॉन आर सिमिलरली लिख सकते हैं। और कॉस गामा किसके इक्वल होता है, n के, तो n इक्वल टू जेड अपॉन आर, और जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए आप लोगों के, क्या आए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ये हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू एल आर, एम आर और एन आर। यानी कि अगर आप लोग डिसीज की मल्टीप्लाई उसकी लेंथ से कर दें तो आप लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जरा, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं एल आर, एम आर, एन आर, किसके प्रोपोर्शनल है, एल एम एन के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस coordinates of P are proportional to disease, that is LMN। देखिए कैसे प्रोपोर्शनल है, एल आर अपॉन एल करिए, एम आर अपॉन एम करिए और एन आर अपॉन एन करिए, सबका रेशो क्या आएगा, आर अपॉन 1 आर आएगा, है ना। तो हम क्या कहलाते हैं, जो ये प्रोपोर्शनल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डी आर्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो आप लोगों के प्रोपोर्शनल लिख दीजिए, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर प्रोपोर्शनल टू डिसीज दैट इज LMN and these are called disease, that is LMN, these are called direction ratios, these are called डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज भी हमने आप लोगों को यही समझा दिया और इसको शॉर्ट में डीआरस बोलते हैं। ओके, तो ये आ गए आप लोगों के डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, और यूजुअली डिनोटेड बाय LMN, यूजुअली डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय ABC, सॉरी ABC। LMN को डिसीज कहते हैं और ABC को DRs ले लेते हैं। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, आप लोग हमेशा याद करेंगे, रखेंगे, प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। हियर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिसीज ऑलवेज 1 होता है, बट DRs 1 नहीं होंगे स्क्वायर करने पर। अगर आप लोग इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। या ये फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये देखिए कभी कभी प्रूफ के लिए भी आ जाता है। तो आप लोग एक काम करेंगे, जो आप लोग ये पूरा निकाल कर लाए, पहले आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, कॉज अल्फा बताएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से स्क्वायर करेंगे। LMN हमने निकाल कर दिखा दे तो यहीं से आ जाएगा। वी है क्या करेंगे, LMN L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, 1 दिखाना है ना। तो देखिए L कितना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। और देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करके बताई थी, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 1। हेंस इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए प्रूफ हो गया आप लोगों का। तो यानी कि आप लोग, और क्योंकि LMN को क्या कहते हैं आप लोग,
एल को क्या बोलते हैं, कॉज अल्फा, एम को क्या बोलते हैं, कॉज बीटा, और एन को क्या बोलते हैं, कॉज गामा। दैट इज, ये भी तो बोल सकते हैं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आप लोगों का क्या प्रूफ हो गया कि ये भी आ सकता है। आप लोगों का हमेशा याद रखेंगे, जो आप लोगों के डिसीज होंगे उनका अगर आप स्क्वायर करके सम करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा, ये इसकी कंडीशन है। तो प्लीज ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद थोड़ी सी आप लोगों को डेफिनेशंस बता देते हैं, वेक्टर्स किस किस टाइप के होते हैं, और उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। चलिए पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताने से पहले आप लोगों को डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना बता देते हैं। मान लीजिए आप लोगों को कोई लाइन गिवन है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस of the line passing through, मान लीजिए वो 1 - 2 3 और 2 4 6 से जा रही है, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन 1 2 3 एंड 2 4 6 से पास हो रही है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को इसके डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने हैं तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ, मान लीजिए पी ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये होते हैं, मान लीजिए देखिए, चलिए पहले पॉइंट वैसे बता देते हैं जनरल। मान लीजिए पी पॉइंट है आपका x1 y1 z1 और क्यू पॉइंट है आप लोगों का x2 y2 एंड z2। तो आप लोगों के डायरेक्शन रेशोज होंगे, दोनों को माइनस करिए, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। और अगर आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये x2 - जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो लिखेंगे और उनके नीचे क्या होगा, तीनों डायरेक्शन रेशोज जो आपके हैं उनका स्क्वायर का सम करिए और उसका अंडर रूट से डिवाइड करिए। तो इस तरीके से हम किसी के भी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे भी यही वाला अंडर रूट आएगा सेम, और z2 - z1 के नीचे भी यही अंडर रूट सेम आएगा, यही यहाँ पर और यही पूरा अंडर रूट यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो आप लोगों को पी पॉइंट दे दिया 1 2 3 एंड क्यू पॉइंट दे दिया आप लोगों को 2 4 6 मान लीजिए, और आप लोगों को डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने हैं किसके, पी क्यू वेक्टर के, मान लीजिए, ठीक है। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने, तो क्या होगा, x2 - x1 दैट इज 2 - 1 4 - 2 एंड 6 - 3। तो कैसे फाइंड हुए, 1 2 एंड 3, ओके। तो ये आपके क्या आ गए, डायरेक्शन रेशोज। और अगर आप लोगों को देखिए इसका स्क्वायर करके सम करें तो 1 नहीं आ रहा ना, लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे तो उनका स्क्वायर का सम 1 आएगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशोज क्या आ रहे हैं आप लोगों के, 1 2 और 3। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस बनाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू, तो देखिए क्या होंगे, 1/√, ऑफ ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि तीनों जो आप लोगों के डी से उनके स्क्वायर का क्या करिए, सम। तो ये आ गया 3/√1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/√, कितना हो गया, 9 और 1 10 और 4 14। ये आ गया 1/14 2/14 एंड 3/14 अंडर रूट, है ना। और आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलएमएन से, बताया था। डिसीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलएमएन से। तो ये आ गए आपके एलएमएन, जरा करके देखिए, देखिए स्क्वायर का सम 1 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये आएगा 1/√14। ये स्टैंडर्ड है, हमने अभी प्रूफ करके बताया कि डिसीज का स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है, 1। तो करिए जरा, क्या आएगा बताइए, √14 का 14 हो गया सबका, वो 14 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर विच इज 14। तो यानी कि 14/14 इज 1। तो देखिए प्रूफ हो गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। तो डिसीज के स्क्वायर का सम 1 होता है, बट डीआर्स के स्क्वायर का सम 1 नहीं आता। बट एक केस में अगर आप लेना चाहें तो डीआर्स का सम भी 1 आता है। कैसे, अगर आप लोगों को मान लीजिए दे दिया जाए एक्स एक्सिस के डिसीज फाइंड करिए, ठीक है। वैसे तो ये आप लोगों का 3D में आएगा,
बट चलिए वहीं बता देंगे, या तो 3D में या एक्स एक्सिस के डिसीज। चलिए जब बात की है तो हम बता देते हैं, एक मिनट। मान लीजिए आप लोगों को एक्स एक्सिस के डिसीज फाइंड करने हैं, ये एक्स वाई जेड, देखिए किसी अलग लाइन के आप लोगों को डिसीज फाइंड नहीं करने, एक्स एक्सिस के आप लोगों को डिसीज फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये लाइन पहले कैसे लिया था आप लोगों ने, ये ओपी लाइन ड्रॉ की थी, वो एक्स के साथ अल्फा बनाई थी, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। बट इस बार किसके निकाल रहे हैं आप लोग, एक्स एक्सिस के। वैसे 3D में आएगा बट बता देते हैं, एक्स एक्सिस के अगर निकालेंगे तो बताइए एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी। एक्स एक्सिस खुद अपने साथ, कोई भी लाइन अपने साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। तो आपका अल्फा कितना हो गया, 0। वाई के साथ कितना बनाएगी बताइए एक्स एक्सिस, 90। और जेड के साथ भी एक्स एक्सिस कितना बनाएगी, 90 बनाएगी ना। तो यानी कि कितना हो गया, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा 0, बीटा 90 और गामा भी 90। तो पहले क्या लिखते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा, ऐसे तो डिसीज निकालते हैं सॉरी, कॉज 0 कॉज 90 एंड कॉज 90। तो कितना आ गया बताइए, कॉज 0 1, कॉज 90 0 और 0 1 0 0। ये इसके क्या कहलाते हैं, डिसीज। बट यही इसके डीआरस भी हैं, यही इसके डीआरस भी हैं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 1, √1² + 0² + 0², लेंथ भी 1 होगी। तो इसका मतलब इसके डीआरस और डिसीज 1 0 0। तो याद रखेंगे एक्स एक्सिस के डिसीज क्या हुए, 1 0 0। जरा एक काम करिए, वाई एक्सिस के निकालिए जरा। अगर आप वाई एक्सिस के डिसीज निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, ये किसके हैं, डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस। अब बताइए वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। तो कितना होगा बताइए, अगर हम डिसीज ऑफ वाई एक्सिस फाइंड करें तो क्या होगा बताइए, एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी वाई एक्सिस, 90 अपने साथ, वाई के साथ 0 डिग्री और जेड के साथ फिर 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या आ गया, 0 1 0। इसी तरह बताइए अगर आप डिसीज ऑफ जेड एक्सिस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जेड एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी, वाई के साथ कितना बनाएगी, 90, बट अपने साथ 0। तो कितना आंसर आ गया, 0 0 एंड 1। तो आप याद रखेंगे एक्स एक्सिस के डिसीज क्या है, 1 0 0, वाई एक्सिस के डिसीज क्या है, 0 1 0 और जेड एक्सिस के डिसीज क्या है, 0 0 एंड 1। ओके, तो चलिए आज इतना ही। आप लोगों को हमने डायरेक्शन रेशोज निकालना बता दिया, किस तरीके से आप लोग फाइंड करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस बता दिया। आगे आप लोगों को एंगल्स बताने हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एंगल फाइंड करना और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।